TSL कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे का समय है। आज के हमारे TSL कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग हैं। TSL कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे हमने आज इसलिए उनको डिक्लेयर किया है क्योंकि आज डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि जम्मू के स्वास्थ्य विभाग ने 50% से ज़्यादा 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। अब 45 साल से ज़्यादा उम्र के 50% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का साफ तौर पर ये जो आज डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने क्लेम किया है, ये क्लेम साफ तौर पर ये दर्शाता है कि वैक्सीनेशन जम्मू डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के स्वास्थ्य विभाग की एक प्रायोरिटी रहा है। उसी का नतीजा है कि 50% से ज़्यादा 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को जम्मू डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेट कर दिया गया है। वैक्सीनेशन तो ठीक है कि आपने 50% कर दी और हमने भी आपको आज TSL कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे कह दिया, लेकिन सवाल ये है कि आज के दिन क्या करने की ज़रूरत है। सरकार ने 100 लोगों की कैपिंग लगा दी है कि 100 लोग तक एक जगह कोविड के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए एकत्र हो सकते हैं। क्या ये सही फैसला है? 100 लोग आप इकट्ठे कर रहे हैं कब? जिस समय आपका HDU गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फुल हो चुका है, जिस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 104 के करीब कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। और ये 104 लोग कौन हैं? ये 104 लोग वो हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और दिक्कत होने के कारण ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गए। 104 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट हैं और इसके अलावा अन्य अगर मैं बाकी अस्पतालों की बात करूं, पूरे फिगर्स मेरे पास हैं। मैं पहले भी एक बार आपके साथ शेयर कर चुका, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से वो उस लाइव में मैं आपके साथ लंबा नहीं जुड़ सका। 104 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं, 41 लोग गांधीनगर हॉस्पिटल के न्यू ब्लॉक MCH में हैं, एस्कॉम्स में 41 लोग हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में 4 लोग हैं, 8 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी पहुंच चुके हैं, कठुआ के मेडिकल कॉलेज में 8 लोग हैं, नारायणा हॉस्पिटल में 55 लोग हैं, नारायणा हॉस्पिटल में 55 लोग हैं। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि नारायणा हॉस्पिटल में कुल 70 कोविड बेड हैं। 70 कोविड बेड्स में से 55 कोविड बेड भर गए हैं। रियासी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है। अगर मैं कश्मीर की बात करूं, SMHS हॉस्पिटल GMC श्रीनगर में इस समय 26 बेड ऑक्यूपाइड हैं। स्किम्स हॉस्पिटल सौरा श्रीनगर में 156 बेड ऑक्यूपाइड हैं। चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं। JLNM हॉस्पिटल में 40 लोग हैं। कश्मीर नर्सिंग होम श्रीनगर में 48 लोग हैं। GMC बारामूला इंडोर स्टेडियम में 41 लोग हैं। SDH सोपूर में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपूर में 11 लोग हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में 10 लोग हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर छानापुरा में 4 लोग हैं। MCH विंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में 6 लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में 20 लोग हैं। CHC कुपवाड़ा में 7 लोग हैं। अगर इन नंबर्स को ध्यान में रखें और आपके साथ ये भी शेयर करूं कि आज के दिन जम्मू कश्मीर में 462 लोग ऑक्सीजन की सप्लाई पर हैं, 462 लोग ऑक्सीजन सप्लाई पर हैं और 171 लोग हॉस्पिटल तो हैं लेकिन उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा ICU में अगर नंबर्स की मैं बात करूं तो 35 के करीब लोग जम्मू में ICU में हैं। 18 इनमें से नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं और 3 लोग इन्वेजिव वेंटिलेटर के ऊपर हैं। टोटल 81 लोग ICU बेड्स पर हैं जम्मू संभाग में। और अगर मैं कश्मीर संभाग की बात करूं, वहां पर टोटल बेड 248 अवेलेबल हैं। 49 लोग ICU में तो हैं लेकिन वेंटिलेटर पर नहीं हैं। 26 लोग नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर और 4 लोग इन्वेजिव वेंटिलेटर पर, यानी 30 के करीब लोग वेंटिलेटर पर कश्मीर संभाग में हैं। 30 के करीब कश्मीर संभाग में और 21 के करीब लोग जो हैं वो जम्मू संभाग में वेंटिलेटर पर हैं। सवाल ये है कि एक सवाल तो प्रशासन से पहले ये कि आपके पास जम्मू संभाग में कुल 12 जगहें हैं जहां पर कोविड बेड्स अवेलेबल हैं। उसके कंपैरेटिवली आपके पास कश्मीर में 20 जगहें हैं जहां पर कोविड के बेड्स हैं। और अगर मैं कोविड के बेड्स की बात भी करूं तो कोविड के बेड्स का नंबर भी ऐसे है कि इस समय
अवेलेबल जो बेड्स हैं जम्मू संभाग में वो 972 हैं, जबकि इसके कंपैरेटिवली कश्मीर संभाग में अवेलेबल बेड्स की तादाद, जो बेड्स अभी भी अवेलेबल हैं, खाली हैं, वो 1400 के करीब बेड्स अभी भी खाली हैं। ये स्थिति है इस समय। सवाल ये है कि 104 के करीब लोगों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जमा हो जाना, और डॉक्टर्स और वायरोलॉजिस्टों से और एपिडेमोलॉजिस्टों से जो हमारी बात हो रही है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं, अगर सरकार रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती, अगर सरकार इस समय रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती और तमाम चीज़ों को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे नहीं ले जाती, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ये मैं नहीं, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स और वायरोलॉजिस्ट और एपिडेमोलॉजिस्ट कह रहे हैं। अब अगर किसी एपिडेमोलॉजिस्ट को, किसी वायरोलॉजिस्ट को ये लग रहा है कि 104 पेशेंटों के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट होने के बाद और 156 पेशेंटों के जो मेरे पास फिगर्स हैं कश्मीर के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट होने के बाद भी स्थिति गंभीर नहीं है, तो फिर गंभीर स्थिति किसे कहते हैं। दूसरा, आप लोगों के साथ ये भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि कश्मीर का, जैसे मैंने आपको कहा, 156 लोग स्किम्स हॉस्पिटल सौरा श्रीनगर में हैं और इसमें से 135 लोग ऑक्सीजन सप्लाई पर हैं। यानी अब अगर स्थिति गंभीर नहीं है तो फिर गंभीर स्थिति किसे कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने फैसला किया कि 200 से लोगों की कैपिंग जो है वो 100 पर कर दी जाए। 100 लोग भी आपको अलग अलग समारोहों के लिए क्यों चाहिए? आपको क्या ज़रूरत है पार्टीज़ और फंक्शंस को अलाउ करने की? आपने अगर एक मेला लगाने वाले को कहा कि मेला बंद करके चले जाओ, आपने अगर बाकी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, तो क्या वजह है कि आप अभी भी ये जो सब तमाशा आप देख रहे हैं? हमें सुनने में ये भी आया कि रात को 10 बजे के बाद भी पुलिस की बात लोग नहीं मानते, 10 बजे के बाद भी कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए लोग नज़र आते हैं। और नतीजा आपके सामने है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बीमार पेशेंटों का नंबर बढ़ रहा है, वे ऊपर की तरफ जा रही है, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जल्द वो स्थिति आएगी जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वार्ड 7, वार्ड 3 सभी वार्ड्स में इतने पेशेंट हो जाएंगे कि हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन नहीं, मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस तब जाकर आपको ये कह सकते थे कि कोई बात नहीं, स्थिति कितनी भी गंभीर हो हम संभाल लेंगे, अगर इस बीमारी का कोई इलाज होता। जिस बीमारी का इलाज ही नहीं, उस बीमारी के लिए डॉक्टर चाहेंगे कि कम से कम लोग जो हैं वो मेडिकल कॉलेज आएँ, कम से कम लोग आईसीयू में भर्ती हों, कम से कम लोग वेंटिलेटर पर जाएँ, कम से कम लोग ऑक्सीजन की सपोर्ट पर चले जाएँ। गुजारिश आप लोगों से इतनी, सरकार से सबसे पहले ये कि रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, जितना जल्दी बढ़ाएंगे उतना अच्छा। आप 10वीं का एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं, फिर 12वीं का एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं, फिर 11वीं का एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी को कहते हैं आप खोल लीजिए, फिर कॉलेज को कहते हैं आप खोल लीजिए। अगर इस तरीके से आप खाने में तमाम एजुकेशन के सिस्टम को बांटते रहेंगे तो कल जब बड़ा क्राइसिस होगा आपको उस क्राइसिस से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। खिलवाड़ मत करिए, सिस्टम के साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए लोगों को। आम आदमी या जिन लोगों के पास डाटा उतना नहीं जितना सरकार के पास होता है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है डिसाइड करने की कि क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा। सरकार के पास सारे का सारा डाटा मौजूद है। आप बेहतर जानते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। आप जानते हैं कि कल जब आपको ऑक्सीजन की ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ेगी, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है, जहाँ दुनिया भर के हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ दुनिया भर का ऑक्सीजन अवेलेबल किया जा सकता है, वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है ऑक्सीजन की कमी है। महाराष्ट्र में दिक्कत है, मध्य प्रदेश में दिक्कत है, गुजरात में दिक्कत है, तो जम्मू कश्मीर में कंपैरेटिवली स्थिति बेहतर है। स्थिति इसलिए बेहतर है क्योंकि कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस पहले से लगी रही, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया नहीं गया। हम लोगों ने भी बड़ी बार उन रिस्ट्रिक्शंस को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि वो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वही वजह है कि केसेस उस तादाद उस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं हुए जैसे मल्टीप्लाई हो सकते थे। मगर अब स्थिति गंभीर होना शुरू हुई है। सरकार से विनम्र विनती और आग्रह कि लोगों की जान को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की जान को ध्यान में रखते हुए और कोविड-19 के इस वायरस की म्यूटेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप वो सारे कदम उठाएं जिन कदमों से ये सुनिश्चित किया जा सके लोग सड़कों के ऊपर कम नज़र आएँ, जिन्हें काम है वही सड़क के ऊपर नज़र आए, जिन्हें कोई काम नहीं है वो सड़कों के ऊपर नज़र ना आए। युवा हैं, अलग अलग कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप ये सारे का सारा सिस्टम ऑनलाइन क्यों नहीं कर देते? दिक्कत और परेशानी क्या है इसमें? अगर चाइना में लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अमेरिका में लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, देश विदेश में लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन पढ़ने में
अगर जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन पढ़ने में आखिरकार दिक्कत क्या है। दूसरा, आप पूछ रहे हैं अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं तो वैक्सीन क्या है। बड़ा अफसोस होता है, हर लाइव पर मुझे ये कहना पड़ता है, ट्रीटमेंट कोई भी नहीं, वैक्सीन एकमात्र इलाज है। इलाज क्या है कि वैक्सीन आपको इन्फेक्शन होने नहीं देगा, या अगर आपको इन्फेक्शन होगा भी तो माइल्ड होगा। यानी जब आप कोविड पॉजिटिव हो जाएं, उसके बाद अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो वैक्सीन आपके ऊपर काम नहीं करेगी। ये वर्ल्ड ओवर की रिसर्च कह रही है। वैक्सीन आपको अभी लगवाना है जब आप स्वस्थ हैं। अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं तो भी वैक्सीन नहीं लगाना। जब तक आप नेगेटिव नहीं होंगे तब तक आपको वैक्सीन नहीं लगेगा। तो जब तक आप स्वस्थ हैं तभी तक आपको वैक्सीन लगवाना है। जिस दिन आप कोविड पॉजिटिव हो गए, वैक्सीन आपने नहीं लगाई है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होने के बाद वो पूरे का पूरा साइकिल, कोविड का 14 दिन का जो साइकिल है, वो सारे का सारा साइकिल जो है आपको पूरा करना होगा। इसलिए ये मत कहिए ट्रीटमेंट की कहानी छोड़ दीजिए। ट्रीटमेंट इसका कोई भी नहीं है। रेमडेसिविर और बाकी जो दवाइयाँ हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब ये हो गया कि आपको बुखार है तो टिक्की दे दी गई, आपके लंग्स में इन्फेक्शन है तो आपको एक दवाई दे दी गई। लेकिन इस बीमारी का इलाज यानी रोका कैसे जा सकता है, तो रोकने का एकमात्र तरीका वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन जब आप करवाएंगे, दोनों डोजेस के बाद, दोनों डोजेस के 2 हफ्ते के बाद आपको इतनी इम्यूनिटी मिल जाएगी, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा होंगी जो इस इन्फेक्शन से लड़ेंगी। और ये बात भी समझिए, वैक्सीन के ज़रिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा रही है। जो इम्यूनिटी इस वैक्सीन के साथ लड़ाई लड़ेगी और इंश्योर करेगी कि आप बीमार न हो। तो इसका मतलब ये है, रोल आपके अपने जिस्म का है, रोल आपकी अपनी इम्यूनिटी का है। जिस इम्यूनिटी को वैक्सीन के ज़रिए बढ़ाया जा रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। जब आप समझेंगे तभी जाकर आपको ये समझ आएगा कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मगर जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वैक्सीन एक आदमी भी नहीं, 6.8 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगी, यानी 68 लाख के करीब लोगों को अमेरिका में वैक्सीन लगाया गया, और उसमें से 6 लोग वैक्सीन लगाने के बाद भी उनको साइड इफ़ेक्ट्स आए, तो ना के बराबर है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश ये, वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन आपकी बॉडी को इस कोविड-19 के ख़तरनाक वायरस के इन्फेक्शन से बचाएगी। उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग वैक्सीनेशन में भाग लेंगे, और सरकार से उम्मीद और तवक्का ये, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी। ये जो 100 की कैपिंग आपने लगाई है, इस कैपिंग को भी हटाने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है भीड़ जुटाने की तब तक जब तक कोविड-19 की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम वहाँ तक नहीं पहुँचता जहाँ हम लोग लगभग जहाँ हम लोग हर्ड इम्यूनिटी के पास हों। तब तक भीड़ जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर सरकार आज कदम नहीं उठाएगी, डॉक्टर्स और वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं स्थिति गंभीर और इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी कि फिर कहीं ये ना हो कि लोग कहना ना शुरू करें कि आपने कदम तो उठाए लेकिन बहुत देर बाद।